हेलो एवरीवन, एकेडमी क्लास टीचर में पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस चैप्टर 9 ईंधन हमारी ज़रूरत इसको पढ़ेंगे। तो इसमें मेनली ईंधन के बारे में बताया गया है। ठीक है, ईंधन क्या होता है? तो हर एक वो चीज़ जो जलती है और जलकर ऊष्मा देती है उसे हम ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी जलती है, गैस जलता है, तो ये सब क्या है? CNG, ये सब ईंधन है। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है क्रियाकलाप के द्वारा आपको पता लगाना है कि कौन सा ईंधन घरेलू उपयोग में, ट्रांसपोर्ट में, विद्युत उत्पादन में, औद्योगिक उत्पादन या रॉकेट प्रक्षेपण में प्रयोग होता है। अब है ईंधन किन अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ईंधन जो है 3 अवस्था में पाया जाता है: ठोस, द्रव और गैस। जैसे ठोस में चारकोल, मोम, कोयला; द्रव में पेट्रोल, केरोसिन; गैस के रूप में कोल गैस, प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो सभी पदार्थों के जलाने से ऊष्मा के रूप में हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और इन सभी पदार्थों जो जलाते हैं जिसको, वो सब क्या होता है? ईंधन होता है। तो ईंधन का गुण के बारे में बताया गया है। तो इसमें एक प्रयोग द्वारा ये बताया गया है। देखिए, यहाँ एक मोमबत्ती को जलाया गया है, उसका गैस को जो है, इसका जो गैस निकल रहा है जलने पर, उसको एक परखनली की सहायता से चूने का पानी या फिनोल्फ्थालीन सूचक में डाला गया है। ठीक है, तो वो गैस का क्या प्रभाव पड़ता है? तो गैस के प्रभाव से जो होता है, मोमबत्ती से जो गैस निकलता है उसके प्रभाव से ये चूने का पानी जो होता है दूधिया हो जाता है, या फिनोल्फ्थालीन सूचक जो है वो रंगहीन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि चूने का पानी पर कपूर जलाने से, कागज़ जलाने से, केरोसिन जलाने से, ये सब जलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। अब कुछ सावधानियां हैं जिनको हमको बरतनी चाहिए। जैसे चूने के पानी के घोल को हमेशा ढककर रखना चाहिए। फिनोल्फ्थालीन सूचक का घोल का जो है वो रंगीन विलयन हल्का पिंक होना चाहिए, और अत्यंत ज्वलनशील जो पदार्थ है उसको सीधे नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ एक तालिका दिया गया है जिसमें ईंधन लिखना है। ठीक है, जैसे कोयला, उस कोयला के बारे में लिखेंगे, कोयला कहाँ से आता है वो लिखेंगे, उसका गुण क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है, ये सब लिखना है। ओके, अब ईंधन का वर्गीकरण है। ईंधन को हम कैसे बांटते हैं? ठीक है, ईंधन का वर्गीकरण जैसे उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। और भौतिक अवस्था के आधार पर 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो अब एक कार्यकलाप है उसको करना है, और दूसरा एक्टिविटी में दिखाया गया है कि एक ठोस का एक पत्थर का टुकड़ा और एक कोयला का टुकड़ा को लिया गया और पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे ठोस है। और लकड़ी का कोयला को जलाकर, लकड़ी का कोयला जो है लकड़ी जलाकर बनता है, और अन्य खनिजों की तरह कोयला भी होता है, खादान से निकाला जाता है। अब कोयला कैसे जलता है? तो कोयला को जब हम बंद बर्तन में गर्म करने पर, जिसमें नली लगा हो, धीरे धीरे गर्म करते हैं तो देखते हैं कि लकड़ी का रंग जो है अवस्था में परिवर्तन होने लगता है, और बंद बर्तन में लकड़ी को गर्म कर से धीरे धीरे कोयला में बदल जाता है, और इसमें से गैस और द्रव भी निकलता है। अब कोयले की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। लगभग 300 साल पहले जो था, पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में, जो नीचे का एरिया था जलीय क्षेत्र, वहाँ बहुत घना वन था। कब तो फिर वहाँ क्या आया? बाढ़, भूकंप जैसा ये सब एक्टिविटी आया, बाढ़ आया, भूकंप आया, तो वो क्या हुआ? वन जो है वो दब गया मिट्टी के नीचे, और धीरे धीरे उस पर और अधिक मिट्टी पड़ते गया, और वो जंगल जो था संपीड़ित होता गया, मतलब जमता चला गया। जैसे जैसे वो नीचे दबता गया, गहरा होता गया, उसका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च वायु ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, जब वहाँ वायु नहीं था, तो अपसादी सेलों की परतों के बीच में मृत वनस्पति ऊतक भी सुरक्षित रहा। निरंतर और धीरे धीरे दबाव पड़ते रहने के कारण पौधा जो था पीट में बदला, फिर लिग्नाइट में बदला, और उसके बाद वो कोयला में बदल गया। पीट और लिग्नाइट दोनों ही अच्छे किस्म के ईंधन नहीं होते, क्योंकि जब इसको जलाते हैं तो इसमें बहुत सारा धुआं निकलता है। कोयला में जो होता है मिलनिक कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। ओके, कोयला जो है वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यदि कोयला को वायु में गर्म करते हैं तो क्या होगा? वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है छोड़ता है। ठीक है, कोयले से विभिन्न प्रक्रिया, उद्योग में जो है कोयला से विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा कौन कौन से उत्पाद प्राप्त किए थे। अब एक एक्टिविटी दिया है, इसमें बोला गया एक परखनली लीजिए और उसमें कोयला रखिए। देखिए, ये परखनली है, उसमें कोयला रखा गया है। ठीक है, अब उसे चित्रानुसार सजाकर कोयला को धीरे धीरे गर्म करते हुए देखिए क्या होता है। दूसरी देखिए, यहाँ है एक परखनली, इसमें कोयला रखा गया है, उसको धीरे धीरे जलाया गया। दूसरा परखनली भी है, तो देखते हैं क्या है। दूसरी परखनली में क्या कोई पदार्थ जमा हो रहा है? उस पदार्थ के रंग का अवलोकन कीजिए। दूसरी परखनली में खुली निकास नली के ऊपर जलती हुई माचिस की तीली रखकर देखिए, यहाँ दिखा गया है। देखिए, जलती हुई माचिस की तीली रखा गया है। बंद परखनली में कोयला को गर्म करने से इसका रंग बदल जाता है तथा दूसरी परखनली में बूढ़े काले रंग का तरल पदार्थ जमा होने लगता है।
देखिए कोक क्या होता है? कोयला को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर हमें कोक प्राप्त होता है। यह एक कठोर संरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण किया जाता है। अब है कोल तार। ठीक है, कोल तार जो है दूसरी परत नली में जमा भूरे काले गाढ़ा द्रव को हम लोग कोल तार बोलते हैं। इसका गंध जो होता है अप्रिय होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग जो है प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में, जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। मांस एवं अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेपथलीन की गोलियां भी, जो हम लोग फिनाइल का गोली होता है, उसको भी कोलतार से प्राप्त करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आजकल पक्की सड़क के निर्माण में कोलतार के स्थान पर कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग होता है? आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में बिटुमिनस का प्रयोग होता है। अब जो हमारे पक्की सड़क बनती है उसमें कोलतार की जगह बिटुमेन का प्रयोग होता है। अब है कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय चित्र में दूसरी परत नली से कोयला गैस प्राप्त होता है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। ठीक है, सबसे पहले जो है कोयला का उपयोग लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयले का पहला उपयोग किया गया सड़कों पर रोशनी के लिए। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। अब देखिए पेट्रोलियम। अपने आसपास के वैसे मोटर वाहनों की सूची तैयार कीजिए जो पेट्रोलियम पदार्थ से चलते हैं। मोटर वाहन का लिस्ट बनाना है जो पेट्रोलियम पदार्थ से चलते हैं। ठीक है, मोटर वाहन में प्रयुक्त ईंधन जैसे डीजल और पेट्रोल प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? तेल की खोज में विज्ञान किस प्रकार सहायता करता है? हम जानते हैं कि मिट्टी की नई परतें पुरानी परतों के ऊपर जमती चली जाती है। मिट्टी का जो नया परत होता है वो पुरानी परत के ऊपर चढ़ता चला जाता है। इस प्रकार परतों में वृक्ष और मरे हुए जीव भी दब जाते हैं। तो जो परत दर परत दबता है उसमें वृक्ष भी दब जाता है और मरा हुआ जीव जंतु भी। इन मृत जीवों पर दबाव और ताप का प्रभाव पड़ता है। मरे हुए समुद्री प्राणी भी समुद्र की तली में जमा हो जाते हैं। मिट्टी और रेत भी समुद्र की तली में बैठ जाते हैं। इस प्रकार मृत समुद्री प्राणियों की परतें अजैब तलछट के साथ दब जाती है। इस पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। धीरे धीरे क्या होता है, लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में प्राणियों के मृत शरीर जो है वो पेट्रोलियम में बदल जाता है। आप जान गए कि मृत समुद्री जीवों और पौधों से बहुत मंद भूवैज्ञानिक प्रक्रमों द्वारा पेट्रोलियम बनता है। हो सकता है कि वे सेल जो कभी समुद्र की टहनियों में रहे हों अब पहाड़ों, रेगिस्तानों या मैदानों में बदल चुके हों। तेल खोजने वाला भूवैज्ञानिक इसलिए पहाड़, रेगिस्तान, मैदान या समुद्र की तलहटी में तेल की खोज करने के लिए जाता है। इसी कारण जो है जो तेल की खोज करते हैं वैज्ञानिक वो कहाँ जाते हैं? रेगिस्तान में, पहाड़ में, क्योंकि वहाँ बहुत सारा चीज़ दबा होता है। ठीक है, अब यहाँ एक चित्र है 9.6 में हम देख सकते हैं कि पेट्रोलियम गैस और गैस की ऊपरी परत जल की परत के ऊपर है। ठीक है, तेल वहाँ उत्पन्न हुआ जहाँ की कभी समुद्र सेल थे। चूँकि तेल भीतर मिलने वाले अन्य सभी पदार्थों से हल्का होता है इसलिए वह धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर आ गया। केवल कुछ प्रकार के सेलों में अर्थात संयंत्र सेलों में ही इस प्रकार ऊपर आने दिए। अब है पेट्रोलियम का परिष्करण। मतलब पेट्रोलियम जो हम लोगों को ज़मीन के नीचे से प्राप्त है वो डायरेक्ट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसको परिष्कृत करते हैं। ठीक है, तो तेल के कुएं से जो तेल निकलता है वह कच्चा तेल या पेट्रोलियम होता है। यह गहरे रंग का तेलीय द्रव है जिसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठकों के मिश्रण से बहुत सारा चीज़ मिला होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रिया जो है परिष्करण। जब हम लोग उसमें से अलग पदार्थ को अलग करते हैं तो वो क्या होता है, परिष्करण। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों की क्वथनांक अलग अलग होती है, अतः पेट्रोलियम का परिष्करण प्रभाजी आसवन विधि से करते हैं। देखिए पेट्रोलियम का संघटक, मतलब पेट्रोलियम में क्या क्या होता है? द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, इसका उपयोग होता है घर, एलपीजी का घरों और उद्योगों में गैस के रूप में, ईंधन के रूप में होता है। पेट्रोल में का उपयोग होता है मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए होता है। ठीक है, अब हम लोग देखिए केरोसिन तेल का उपयोग जो होता है स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए। डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहन, स्नेहक तेल का स्नेहक के रूप में, पैराफिन, मोम का मलहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में, और बिटुमिन का पेंट और सड़क निर्माण में। हमारे देश में तेल कहाँ कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? देश में तेल पैदा करने वाले क्षेत्र जो हैं हमारे देश में असम है, गुजरात है, मुंबई हाई समुद्र तल में और जगह
तेल की खोज की जा रही है। और भी जगह जो है तेल का खोज किया जा रहा है। बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है बरौनी में है, ठीक है। अब है बरौनी तेल शोधक कारखाना। हम बिहार के बारे में थोड़ा देखते हैं। बरौनी तेल शोधक कारखाना का निर्माण जो है रूस एवं रोमानिया देश के सहयोग से 1964 ईस्वी में किया गया, जिसकी क्षमता 1965 ईस्वी में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी। बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना है इसका जो निर्माण हुआ था वो 1964 में हुआ था, रोमानिया और रूस की मदद से, ठीक है। एक साल में 1 मिलियन जो है तेल निकाला जाता है, 1 मिलियन मीट्रिक टन। बाद में इसकी क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाई गई, मतलब इतना तेल उसमें बनने लगा। प्रारंभ में कच्चे तेल की आपूर्ति असम से होती थी। पहले जो है कच्चा तेल असम से आता था, बाद में जो है अन्य तेल शोधक स्थापित हो जाने पर कच्चे तेल की आपूर्ति अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व के देशों से द्वारा पाइपलाइन से होने लगी। इस कच्चे तेल से एलपीजी, नेफ्था, डीजल, पेट्रोल अलग अलग किए जाते हैं और ज़रूरत के अनुसार यहाँ से अन्य स्थानों पर आपूर्ति की जाती है, ठीक है। यहाँ से दूसरी जगह भेजा जाता है। पाइपलाइन द्वारा बरौनी से पटना, मुगलसराय, इलाहाबाद, कानपुर आपूर्ति की जाती है। पटना से दक्षिण बिहार के लगभग सभी पेट्रोल पंप पर टैंक लॉरी द्वारा आपूर्ति की जाती है तथा उत्तर बिहार के लगभग सभी पेट्रोल पंप पर बरौनी से आपूर्ति की जाती है। उत्तर बिहार का जितना भी पेट्रोल पंप है जहाँ सभी जगह जो तेल बरौनी से ही आता है, जहाँ से पेट्रोल पंप सामान्य डीजल, एचएसडी, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल इत्यादि बेचते हैं। इस प्रकार एलपीजी के लिए भी अलग अलग स्थानों पर बॉटलिंग प्लांट बना हुआ है, जैसे आरा के नज़दीक, गीधा में और पूर्णिया में, ठीक है। अब है सीएनजी, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन होता है जो पेड़ों या जीवों के सड़ने गलने से बनता है, क्योंकि इसका परिवहन जो है पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। आजकल जो है पेट्रोल की जगह गाड़ी में सीएनजी यूज होता है, ठीक है। यह बहुत अच्छा ईंधन है और इसमें क्या होता है, यह इसमें प्रदूषण भी कम होता है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। बड़ोदरा और दिल्ली के कुछ भागों में इसी प्रकार के पाइप द्वारा गैस उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में जो है प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्ण गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है, ठीक है। अब एक एक्टिविटी है, देखते हैं। हमारे प्राकृतिक संसाधन सीमित रहने के कारण समाप्त हो सकते हैं। हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित है, क्योंकि एक लिमिट तक ही हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। जो मृत जीव है वो जो ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसमें परिवर्तन में जो है बहुत सारा समय लगता है, लाखों वर्ष। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ईंधन के जलने से ही वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। क्या जीवाश्म ईंधन के अलावा हम किसी स्रोत से ईंधन प्राप्त कर सकते हैं? सूरज का प्रकाश, वायु, जल से भी ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। ये संसाधन प्राकृतिक में असीम मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होने वाले। अतः यह आवश्यक है कि हम सूरज के प्रकाश, वायु और जल से प्राप्त ईंधन का उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में करने का प्रयास करें और प्रकृति से प्राप्त ईंधन जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। हमें जो है सूरज वगैरह से जो हम लोग को प्रकाश मिलता है उससे ज़्यादा उस ईंधन का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, जैसे आजकल सोलर लाइट का उपयोग हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे आने वाली पीढ़ी को ईंधन के लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। पर्यावरण बेहतर बनेगा, यानी प्रदूषण कम होगा, विश्व उष्णन का कम खतरा होगा। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, मतलब पूरा विश्व गर्म हो रहा है, उसका भी खतरा कम होगा और ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान सीमित लोगों को ईंधन संरक्षण से संबंधित अनेक सलाह देती है, जैसे कि जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। यातायात लाइटों अब हम लोग ईंधन को बचत कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गाड़ी को जो है हम लोग मीडियम स्पीड में चलाएंगे। यातायात लाइटों, ट्रैफिक लाइट अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए। गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। रसोई गैस स्टोव जलाइए जब खाना बनाने के लिए सभी सामान एकत्रित कर लीजिए, ऐसा नहीं कि जला के छोड़ दिए और सामान एकत्रित करें। जहाँ तक संभव हो प्रेशर कुकर का उपयोग कीजिए। रसोई गैस स्टोव जलाने के लिए माचिस का प्रयोग कीजिए। आवश्यकता रहने पर ही विद्युत बल्ब और अन्य उपकरण का प्रयोग कीजिए। जब आवश्यकता नहीं हो तो हमें लाइट ऑफ कर देना चाहिए। इस प्रकार जो है हम ईंधन की बचत कर सकते हैं।
तो ये था ईंधन हमारी ज़रूरत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।